भारतीय शिक्षण मंडल के इस महत्वपूर्ण आयोजन के आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि जनरल बख्शी साहब, आज के मुख्य वक्ता मुकुल जी, माननीय छिपा जी, गोगटे जी, पानी जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वान जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हैं और दिल्ली के सभी सम्माननीय विद्वान जो इनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के इस परिसर में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल के साथ औपचारिक रूप से न सही अनौपचारिक रूप से काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ और उसी हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। योगा योग और संयोग होता है, व्यक्ति किसी पद पर रहता है, तो इसलिए ये मान लेना कि मैं कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, ऐसा भ्रम कभी न मैंने पाला है न पालूंगा। और ईश्वर मुझे शक्ति दे कि आजीवन कार्यकर्ता के भाव से मैं हमेशा आपके सामने खड़ा रहूं, सम्मुख उपस्थित रहूं। आज के विषय के संदर्भ में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत रोमांचित कर रहा था ये विषय, क्योंकि हमारी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में लगातार जहाँ जहाँ पर भी चिंतन हो रहा है वहाँ पर रक्षा ये विषय पूरी तरह से नदारद है। मेरे जीवन का कुछ समय मध्य प्रदेश और कुछ समय छत्तीसगढ़ में कार्य करते हुए बीता और वहाँ पर जाकर ये अनुभव हुआ कि जो प्रदेश किसी तरह सीमा से नहीं लगे हैं, जिन प्रदेशों के पास कहीं भी सीमा छूती नहीं है, ऐसे प्रदेशों के लोगों को तो ये भान तक नहीं होता कि हमारी सीमाओं में क्या हो रहा है। और इसलिए रक्षा ये विषय हमारे उन प्रदेशों के लोगों से प्रायः अछूता ही रह जाता है। यदा कदा जब समाचार पत्र में कोई घटना या दुर्घटना हम सीमा पर होते हुए देखते, सुनते, पढ़ते हैं, तब हमें कहीं कहीं आभास होता है कि हाँ, हमारी सीमाएं भी हैं, वहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं और वहाँ पर कुछ हलचल भी हो रही है। लेकिन जब मेरा पूरा प्रायः जीवन भोपाल में बीता और मुझे याद है कि 1971 में एक बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब ब्लैक आउट हुआ करता था और तब लोगों को मतलब इसमें उपहास का विषय नहीं है, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि ब्लैकआउट यानी होता क्या है। तो कुछ लोग घर के बाहर निकल के देखना चाहते थे कि ब्लैकआउट मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको इसकी संवेदना और इसकी गंभीरता का भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैं रायपुर में एक विश्वविद्यालय का कुलपति था तो वहाँ पर अचानक किसी ने कहा कि इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं एडमिरल कौशिवा जी, वो आए हैं और वो भारत की मैरीटाइम चैलेंजेस पर कुछ बात करना चाहते हैं, तो क्या आप वो व्याख्यान आयोजित करेंगे। तब आदरणीय शेखर दत्त जी हमारे गवर्नर हुआ करते थे और उन्हें ये विश्वास था कि ऐसे कोई भी काम करने के लिए सच्चिदानंद जोशी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैंने उनका वो व्याख्यान हमारे विश्वविद्यालय में कराया। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये मैरीटाइम होता क्या है और मैरीटाइम चैलेंजेस क्या होती हैं, क्योंकि समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ पूरा लैंडलॉक प्रदेश है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ प्रदेश है और छत्तीसगढ़ से कम 600 किलोमीटर चारों तरफ चले जाएं तब भी समुद्र दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता। तो जब आपको समुद्र दिखाई नहीं देता तो समुद्र की चुनौतियां आपको कैसे दिखाई देगी। और बहुत सारे उस प्रदेश के लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी समुद्र देखा ही नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा कि फिर ये मैरीटाइम चैलेंजेस क्यों आप व्याख्यान रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप आइए, देखिए, और तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैरीटाइम चैलेंजेस हमें कैसे प्रभावित करती हैं। और कुछ विद्वान आपकी ही तरह वहाँ पर 200-250 हमारे यहाँ व्याख्यान में उपस्थित हुए और जब उनको ये मैरीटाइम चैलेंजेस बताई कि वो किस तरह से हमारी सुरक्षा में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे व्यापार में, हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि जिस गाड़ी को आप रोज चलाते हैं उसके पेट्रोल और डीजल को भी ये मैरीटाइम चैलेंजेस प्रभावित करती हैं, तब उनकी आंखें खुली। अरे ये तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो उसी तरह रक्षा के मामलों में हमारी प्रायः उदासीनता जो है हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, खासकर हमारी नई पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। एक और बात समझ लेना है कि हम ये विषय रक्षा की शिक्षा के बारे में कर रहे हैं या सैनिक शिक्षा के बारे में कर रहे हैं। रक्षा की शिक्षा और सैनिक शिक्षा दोनों अलग अलग बातें हैं। जनरल साहब तो बहुत विद्वान हैं इस क्षेत्र में, वो आपको ज़्यादा बताएंगे, लेकिन सैनिक शिक्षा वो है जो आपको रेजिमेंटेशन सिखाती है, जो आपको दरअसल ज़मीन पर या आकाश में या पानी में या कहीं और युद्ध लड़ना सिखाती है। लेकिन रक्षा जो विषय है ये बहुत व्यापक विषय है।
मेरे ख्याल से रक्षा ये विषय जितना जमीन पर नहीं लड़ा जाता, उससे ज्यादा कहीं दिमाग में लड़ा जाता है, कागज में लड़ा जाता है, नीति में लड़ा जाता है। इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। दुर्भाग्य है कि उस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हमारे देश के कितने संस्थान पढ़ाते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे देश के बहुत सारे संस्थानों को देश की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने में कहीं कोई रुचि हो, वो कभी नहीं पढ़ाते। और इसलिए ये स्ट्रेटेजीज क्या हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी बार बार विदेश क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक भूमिका है, कौन से लाभ हैं देश के लिए, सामरिक लाभ क्या है, व्यापारिक लाभ क्या है, देश के लिए सामाजिक लाभ क्या है, राजनीतिक लाभ क्या है, ये तमाम एक व्यापक विषय का अंग है जिसको हमारे देश में कहीं कोई संस्थान पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, आपने उनकी सबने उनकी पुस्तक पढ़ी होगी, संदीप वासलेकर जी की। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, नए भारत का निर्माण। मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो मैं उसको पुस्तक को पढ़कर मोहित हो गया और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। जिन्होंने वो पुस्तक मुझे पढ़ने दी थी, उन्होंने वो पुस्तक मुझे भेंट दी थी, तो मुझे लगा कि मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तो मैंने उस पुस्तक की 25 प्रतियां मंगाई और ऐसे विद्वानों को भेंट की जहां मुझे लगता था कि वे नए भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। उसमें बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत सीनियर वाइस चांसलर्स थे, शिक्षा शास्त्री थे और राजनीति के भी बहुत वरिष्ठ लोग थे। मैं पद बताकर अनावश्यक रूप से कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, पर मैंने 25 प्रतियां ऐसे लोगों को जा जाकर व्यक्तिगत रूप से भेंट की और कहा कि मेरी इच्छा है ये पुस्तक आप पढ़ें। आप में से जितने लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है, आप निश्चित तौर पर इस बात को मानेंगे कि वो पुस्तक पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता, कम से कम उस पर त्वरित कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो देगा ही। दुख की बात है कि 25 में से सिर्फ एक व्यक्ति ने लौटकर मुझे फोन करके कहा कि जोशी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक दी है और मैं इसको कई और लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो लोग गणित के हैं वो 25/1 का प्रतिशत निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे देश में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस तरह की चुनौतियां, जो सामरिक चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, जो रक्षा की चुनौतियां हैं, उसको लेकर कितनी गहरी उदासीनता है। सिर्फ किसी चौराहे पर खड़े होकर मोमबत्तियां जला लेना या एक जगह खड़े होकर फोटो के सामने फूल डाल देना हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। जनरल साहब जैसे तपस्वी लोगों ने, जिन्होंने सरहदों पर और देश के अंदर अलग अलग कोनों पर अपने पूरे जीवन का, अपने अनुभव का निचोड़ डालकर हमारे देश को जिस तरह सुरक्षित हाथों में पहुंचाने की कोशिश की है, हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने अपने दायित्व को पहचान कर कम से कम ऐसे तपस्वियों की तपस्या का उपहास तो न करें। इस दृष्टि से आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय जनरल साहब और मुकुल जी जब बोलने लगते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा ही है कि मुझे पहले बोलने को कह दिया है। मुझे लगता है कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये सत्र बहुत सार्थक होगा और आप जैसे विद्वान जो अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, निस्संदेह भविष्य में इस विषय को और अधिक आगे ले जाएंगे।